Hello friends, welcome back to my channel. I am Malvika Sagar and I welcome you to IGNOU Assistant Registrar lecture series. In my previous lecture, I have already discussed with you about formal models. If you want to access to my video related to formal models of education management, it will be I will link that video in the description box, as well as I will link the video on the maybe somewhere upside corner. Before starting the video, I want to request you to please subscribe to my channel. Also, do not forget to like, share, comment and subscribe, and let me know how did you like this video. Also, what else do you want me to bring up, with what kind of topics you want me to cover for this assistant registrar examination. So without further a delay, let us get started. Today's topic of discussion is collegial models of educational management. My video will be more of Hindi and English. It will be a bilingual video. So people, those who have already requested me to make bilingual video, this is for you. Collegial models include collegial models include all those theories that emphasize that power and decision making should be shared among some or all the members of the organization. देखिए, इस लाइन का मतलब ये है कि जो कॉलेजियल मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर वो जितनी सारी थ्योरीज हैं वो आ जाती हैं, और वो थ्योरीज इस चीज की इम्पोर्टेंस या इस चीज को एम्फसाइज करती हैं कि जो पावर और डिसीजन मेकिंग है, मतलब कि आपके पास में एक अथॉरिटी है या फिर एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो एक के पास नहीं, वो सबके पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास में। और जितने भी हमने पिछले फॉर्मल मॉडल के अंदर पढ़ा था कि एक हायरार्की होनी चाहिए, सेगमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो कॉलेजियल मॉडल क्या कहता है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है हर एक इंसान के पास में होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, these models assume that organizations determine the policy and make decisions through the process of discussion leading to consensus. हमने फॉर्मल मॉडल के अंदर भी यही पढ़ा था कि जो मॉडल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल होते हैं, उसके अंदर जो पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज होती है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी करती है, राइट। तो उसका क्या होता है कि वो जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं वो किस तरीके से बनने चाहिए, वो सारे लोग मिल करके उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पार्ट मेंबर्स होते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उन सब के साथ में मिल करके लेना चाहिए डिसीजन, मतलब उन सब की राय लेनी चाहिए, और फिर उस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए जो कि सबके हित में हो, सबके कंसेंसस के साथ हो, मतलब सबकी हाँ हो उसके अंदर, राइट। So power is shared among some or all the members of the organization who are thought to have a shared understanding about the aims of the institution. मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसको अचीव करने के लिए अगर हमारे को सब लोगों को थोड़ी सी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर अगर देनी पड़ती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्रंडेट 1988, collegiality can broadly be defined as the teachers conferring and collaborating with other teachers. मतलब ये है कि कॉलेजियलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक टीचर दूसरे टीचर के साथ में कोलैबोरेशन करता है, ठीक है, और उनके साथ में मिलकर के कोई काम करता है, उसको हम कॉलेजियलिटी कहते हैं। यहाँ पे पेपर बन सकता है, एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज किसने कही थी, तो ये ब्रंडेट ने 1988 के अंदर कही थी। ठीक है, लिटिल ने 1990 के अंदर क्या बोला था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि द रीजन टू परस्यू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉलेजियलिटी इज दैट presumably something is gained when teachers work together and something is lost when they do not. ठीक है, कि जो लिटिल है उन्होंने 1990 के अंदर ये बात कही थी कि हमारे को कॉलेजियलिटी की तरफ क्यों चलना चाहिए। वो इसलिए चलना चाहिए अगर टीचर्स मिल करके कुछ एक कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च करते हैं या पढ़ाते हैं या कोलैबोरेटिव डिस्कशन पर लेकर आते हैं, कुछ एक मतलब नई तरीके की पॉलिसी आती है, तो उसके अंदर हमेशा फायदा ही होगा, उसके अंदर नुकसान नहीं होता है। और नुकसान होता है तो वो कब होता है, जब टीचर्स मिल करके कोई एक डिसीजन नहीं लेते, हर कोई अपनी अपनी बात को बोलता है लेकिन कहीं पे भी कंसेंसस नहीं होता। ठीक है,
बुश ने 2003 के अंदर कुछ फीचर्स बताए थे इस मॉडल के, कोलिजियलिटी मॉडल के। उन्होंने कहा था कि दे आर स्ट्रांगली नॉर्मेटिव इन ओरिएंटेशन। ये किस तरीके का ओरिएंटेशन रखते हैं? ये नॉर्मेटिव होते हैं। The advocacy of collegiality is made more on the basis of prescription than on the research based studies of the school practice. वेब एंड वुआलिमी ने 1996 के अंदर ये बात कही थी कि नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन के होते हैं, और जो एडवोकेसी होती है कॉलेजियलिटी की, वो किस तरीके से बेस, मतलब किस तरीके से बनती है, उसका बेस होता है प्रिस्क्रिप्शन, रादर प्रिस्क्रिप्शन देन ऑन रिसर्च बेस्ड स्टडीज और स्कूल प्रैक्टिस। मतलब कि जो स्कूल प्रैक्टिस है उसके अंदर जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज उसके ऊपर करी जाती हैं, उसकी एडवोकेसी कॉलेजियलिटी करता है। ठीक है। Collegial model seems to be particularly appropriate for the organizations such as schools and colleges that have significant numbers of professional staff. Teachers have an authority of expertise that contrasts with the positional authority associated with the formal models. Teachers require a measure of autonomy in the classroom, but also need to collaborate to ensure coherent approach to teaching and learning. ब्रेंडेट ने 1988 के अंदर ये बात कही थी कि जो कॉलेजियल मॉडल होते हैं वो किन जगहों के लिए अप्रोप्रिएट है। बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्रोप्रिएट है जो कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास में काफी अच्छे नंबर के अंदर प्रोफेशनल स्टाफ है, मतलब प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्टाफ है। टीचर्स को अथॉरिटी है उनकी एक्सपर्टाइज को प्रैक्टिस करने की, या अपने एक्सपर्टाइज के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की। और टीचर्स रिक्वायर अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी इन द क्लासरूम, बट आल्सो नीड टू कोलैबोरेट टू एंश्योर द कोहेरेंट। मतलब एक टीचर जो है वो किसी भी तरीके से पढ़ा सकता है, उसको ऑटोनॉमी है, उसके पास में पावर है, वो जैसे चाहे उस तरीके से पढ़ा सकता है। टूल्स एंड पेडागोजी वो कुछ भी रखे, लेकिन उसको ये चीज इंश्योर करनी है कि जो दूसरे टीचर्स है, मान लीजिए जैसे सिलेबस है तो सिलेबस सेम रहेगा। मे बी जब आप क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे तो आप किसी एक क्लास के लिए तो अलग से बनाएंगे नहीं, मान लीजिए 4-5 सेक्शन है, तो उन पेपर जो होंगे वो इकट्ठे बनेंगे, चाहे आपने जैसे मर्जी पढ़ाया हो, लेकिन जो पढ़ा रहे हो वो कंटेंट सेम रहेगा। ठीक है। तो shared decisions are likely to be better informed and are also much more likely to be implemented effectively. अगर टीचर्स एक सब्जेक्ट के 3-4 टीचर्स हैं और वो कलेक्टिवली मिल बांट करके पढ़ा रहे हैं, तो उसका मेथड जो है वो इफेक्टिव होगा, वो इस मेथड से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कोलेजियल मॉडल्स अज्यूम अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These common values guide the managerial activities of the organization and are thought to lead to shared educational objectives. The common values of professionals form a part of the justification of the optimistic assumption that is always possible to reach the agreement about the goals and policies. ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। उन्होंने बोला है कि नॉर्मल जो हमारे एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको शेयर कराना चाहिए, और कॉमन गोल्स होने चाहिए। किसी का अपना खुद से कुछ पर्सनल गोल्स नहीं होने चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म के गोल्स होते हैं, जो एक आप एज अ टीचर हो तो आपका गोल होना चाहिए कि आपके सारे स्टूडेंट्स को सेम तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट हो, वही आपके नॉर्मल कॉमन गोल्स होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है the size of the decision making group is an important element in the collegial management. They have to be sufficiently small to enable everyone to be heard. This may mean that collegiality works better in the elementary schools or in subunits than the institution level, and in the secondary schools meeting of the whole staff may operate collegiality in small schools but may be suitable only for the information exchange in larger institutions. बड़ा अच्छा है बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि अगर हमारे को डिसीजन मेकिंग करना है तो हम सबकी नहीं सुन सकते हैं। डिसीजन मेकिंग सब लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब ग्रुप हमारा स्मॉल रहेगा। अगर हमारा ग्रुप बड़ा रहता है तो ये वहां काम नहीं करेगा। वहां पे हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, मतलब हम अपनी बात जो हमने डिसीजन लिया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम वहां पर इस तरीके का जो कॉलेजियलिटी है उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग इस तरीके से इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
जो कॉलेजियल मॉडल्स होते हैं वो डील करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ में बाय बिल्डिंग अप द assumptions that the teachers have formal representation within the various decision making bodies. The democratic element of the foreign formal representation rests on the commitment owned by the participation to their constituencies. बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट होता है एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन का, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कौन हो रहा है यहाँ पे, टीचर्स हमारे फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। वो किसके ऊपर रिलाई करता है, टीचर के कमिटमेंट के ऊपर रिलाई करता है कि वो किस तरीके से कमिटेड है अपने काम को लेकर के, और ओन बाय द पार्टिसिपेंट्स टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है collegial models assume that the decisions are reached by the consensus. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पेपर के अंदर आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा और आई मीन इजी क्वेश्चन बनेगा कि कॉलेजियल मॉडल्स अज्यूम करता है कि जो डिसीजंस है वो कैसे बन रहे हैं, वो कंसेंसस के साथ में बन रहे हैं। The belief that there are common values and shared objectives led to the view that it is both desirable and possible to resolve the problems by agreement. कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है? By agreement. Resolve हम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एंड अग्रीमेंट पर पहुंच के, तो अग्रीमेंट इज द वर्ड, नॉट द डिस्कशन, ठीक है। The decision-making process may be elongated by the search for the compromise, but this is regarded as an acceptable price to pay to maintain the aura of the shared values and belief. देखिए यहाँ पर जो ये बात कही गई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अगर हम कभी भी किसी भी डिसीजन के ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं और लोगों की अलग-अलग राय है, कोई भी इंसान बात मानने को तैयार नहीं है, हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वहां पर किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा एक डिसीजन को लेने के लिए। तो वो एक प्राइस पे करना पड़ता है अगर आप एक कॉलेजियल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। कभी आपको झुकना पड़ेगा तो कभी आप दूसरे को रोक देंगे कि नहीं, आपकी बात को हम नहीं मान सकते। इस पॉइंट पर मुझे ये लगता है कि हम ये वाला कोई भी पैरामीटर है उसको फॉलो करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है क्योंकि कई बारी शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स नहीं होती हैं, तो अलग-अलग वैल्यूज एंड बिलीव्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज तक आना ही होगा। द केस फॉर द consensual decision making rest in the part on the ethical dimension of collegiality. Imposing decisions on staff is considered morally repugnant and inconsistent with the notion of the consent. देखिए बड़ी जो मैंने आपको बात बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी के ऊपर अपने डिसीजंस को इम्पोज करना, ऑफ कोर्स अगर आप हायर पोजीशन पर हैं तभी आप ये डिसीजंस को इम्पोज कर पाएंगे, अदरवाइज आपके ऊपर तो कोई डिसीजंस इम्पोज नहीं कर सकता जो आपसे जूनियर हो, तो वो एक मॉरली रिपंजेंट माना जाता है, उसको सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है और एक कंसेंट नहीं होता वहां पर, लेकिन फिर भी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपकी बात माननी ही पड़ेगी अगर उनको लगता है कि आप फिर गलत हैं, लेकिन अगर आप अथॉरिटी पर हैं तब भी लोग आपकी बात को मानेंगे। The collegial models, having some commonalities with the human relations theories, no doubt propagate the ideal situation, which is invariably not feasible while taking into consideration the crucial resources like time and money. देखिए टाइम एंड मनी बर्बाद नहीं कर सकते, उसको बचाने के लिए जो भी डिसीजन अगर सही लगता है तो वो लिया जाता है, ये collegial model का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। Moreover, in every organization, you will find some sort of groupism or divided loyalties. In the given situation, collegial models may not to be proved as functional. देखिए यहाँ पर बड़ी सही और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर किसी भी तरीके का ग्रुपिज्म होगा या फिर उनकी डिवाइडेड लॉयल्टीज होंगी, वहां पर कॉलेजियल मॉडल फेल हो जाएगा, वहां पर कॉन्सेंसस नहीं हो सकता क्योंकि लोगों के अपने कुछ और इंटरेस्ट एंड बिलीव्स हैं जिसको वो लोग वो केटर करना चाह रहे हैं, वहां पर कॉलेजियल मॉडल जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। You may have noticed that in contrast between the two types of model discussed so far, informal models, there is no room for participative discussions, making whereas in the collegial model completely advocate the importance of consensus and application of democratic principles in managing organization. यही है इस बात का मतलब सिंपल सा कि जो फॉर्मल मॉडल्स होते हैं उसके अंदर कंसेंसस का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हायर मैनेजमेंट हमारे लिए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पावर रखता है और उसको एग्जीक्यूट करता है टीचर, ठीक है।
और जबकि कॉलेजियल मॉडल होता है उसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि सारे लोग बैठ करके डिसीजन ले, सबकी राय मानी जाए, एक कंसेंसस के ऊपर आया जाए, ठीक है? तो ये था आपका कॉलेजियल मॉडल। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। Political model assume that in the organization, policies and decision are merged through a process of negotiation and bargaining. Interest group develop and form alliances in pursuit of the particular policy objectives. Bush in 2003 opines that conflict is viewed as a natural phenomenon and power accumulates to dominant coalitions rather than being the pervasive of formal leaders. ठीक है? देखिए पॉलिटिकल मॉडल क्या कहना चाह रहा है सिंपल शब्दों के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज एंड डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ऑफ कोर्स नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग करके। ये एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। पॉलिटिकल वर्ड से ही नाम याद कर लीजिएगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद में क्या होता है, वो अपने अलायंसेस बना देते हैं। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर होता है वो अलायंसेस बनाते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब ग्रुप्स बन जाते हैं तब अपने अलायंसेस बन जाते हैं। और वो क्यों बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को वो फेवर करते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके की कोई पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दी जाए। बुश ने 2003 में ये बताया था कि जो नेचुरल फिनोमेना है या पावर एक्यूमुलेशन होता है, उसके अंदर जो डोमिनेंट कोलिएशंस होते हैं रादर देन द प्रिजर्व ऑफ फॉर्मल लीडर्स, वहां पे फॉर्मल लीडर्स का उतना कोई रोल नहीं हो पाता, लेकिन जो डोमिनेंट कोलिशन मतलब जो पार्टी ज्यादा स्ट्रांगली आपस में गठबंधन करके रखती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनकी बातों में आकर के कई बार ऑर्गेनाइजेशन के हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस तरीके की कुछ मतलब जो उनके बेनिफिट की पॉलिसी होती है उसको वो अपना लेते हैं, ठीक है। बुश इन 2003 compiles key features of the political model which are given below। इन्होंने कुछ मॉडल के की फीचर्स थे वो निकाले थे, उसको पढ़ते हैं। They tend to focus on the group activity rather than the institution as whole। जैसे आपको बताया कि ग्रुपिज्म के अंदर ये लोग बिलीव करते हैं, तो जो फोकस होता है वो ग्रुप की एक्टिविटी, वो किन्हीं लोग कुछ लोगों की एक्टिविटी के ऊपर होता है बजाय पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर। पॉलिटिकल मॉडल्स आर कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है लोगों का खुद का, और या फिर उनके छोटे से जो ग्रुप है जो उनका यू नो अपना जो उनके फ्रेंड सर्कल है, जो लोग इस तरीके की सेम सोच रखते हैं, उनके इंटरेस्ट वाले ग्रुप के लोगों का अपनी पॉलिसी या जो पॉलिटिकल मॉडल है बेसिकली उससे ज्यादा कंसर्न रहता है। Individuals are thought to have variety of interests that they pursue within the organization। इनके अपने खुद के vested interest रहते हैं, इनका organization के गोल से कोई लेना देना नहीं होता। Political models stress the prevalence of the conflict in the organization। इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफी लड़ाइयां भी होती हैं, काफी मतभेद भी होता है, और ये लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। Interest group pursue their independent objectives which may contrast sharply with the aims of the other uh, subunits, sorry, of the other subunits within the institution and lead to the conflict between them। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर समझने वाली कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने साथ में लोगों को मिला रखा है, जो पॉलिटिक्स खेलता है और जिसका ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसको अपने पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल गोल्स जो भी उसको चाहिए उसको पूरा करने में अगर उसका इंटरेस्ट रहता है, तो वो उसके जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उसको फॉलो करता है और उसका कोई मतलब नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से लेना देना। पॉलिटिकल मॉडल अज्यूम करता है जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अनस्टेबल है, एम्बिगुअस है और कॉन्टेस्टेड है। इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ग्रुप एंड कोलिएशंस हैव देयर ओन पर्पसेस एंड एक्ट टुवर्ड देयर अचीवमेंट। वही सिंपल सी बात है, एक बात को दोबारा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं वो अनस्टेबल है, एम्बिगुअस है और कंटेस्टेड है। मतलब कि इनको आप जो मर्जी कर लो, ये होने तो वाले नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने खुद के गोल्स हैं, ये अपने गोल को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को काम करने के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे।
जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं या उनके ग्रुप हैं, उनके अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन्होंने अपने खुद के रिसोर्सेज बना रखे होते हैं और उनका हर एक अटेम्प्ट होता है बार्गेन करने का दूसरे मेंबर्स के साथ में कि भाई वो भी इनके साथ में इन्फ्लुएंस होकर के इन्हीं का काम के अंदर मदद करे और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सारी फिर पावर इन्हीं के हाथ में आ जाती है। As noted above, decision emerge after the complex process of bargaining and negotiation. जो concept of power है वो central to all the political theories है. The outcome of the all the complex decision making process are likely to be determined according to the relative power of the individuals and interest groups involved in the debate. Various teachers associations, students union and non-teaching staff bodies are the practical example of the political model. These models are considered better than formal and collegial model vis-a-vis managing institutions of higher learning in particular. ठीक है, ये जो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल मॉडल है ये बेटर है फॉर्मल और कॉलेजियल मॉडल से क्योंकि यहाँ पर लोगों के खुद के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक। लेकिन एक हायर एजुकेशन या हायर इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए ये काम आता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अगले मॉडल के ऊपर आते हैं सब्जेक्टिव मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सब्जेक्टिव मॉडल ऑफ एजुकेशन सब्जेक्टिव मॉडल फोकस ऑन द इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन द टोटल इंस्टीट्यूशन और सब यूनिट्स। ये कहते हैं जो सब्जेक्टिव है, जैसे अभी हमने पॉलिटिकल पढ़ा कि यहाँ पे तो इन्होंने सारे लोगों को मिला लिया था सब्जेक्टिव के अंदर कि भाई मेरा अपना क्या यहाँ पे इंटरेस्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। सब्जेक्टिव मॉडल होता है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बुश इन 2003 these models assume that organizations are the creations of the people within them. जो पार्टिसिपेंट है दे थॉट टू इंटरप्रेट द सिचुएशन इन डिफरेंट वेज एंड दीज इंडिविजुअल्स perceptions are derived from their background and values. Organizations have different meaning for each of their members and exist only in the experience of those members. ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि एक ये जो मॉडल है ये मान के चलते हैं कि जो लोग हैं उनके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन है कि मान लीजिए मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम कर रही हूँ तो मेरे अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बसी है वो मैं जानती हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जानता है मेरे सीनियर्स के साथ कैसा है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में कैसा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए बुरी हो सकती है या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से सोच रहे हैं, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या हमारे को अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके थ्रू, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी उसके लिए बुरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ में बुरा हो रहा है या अगर हमारे सीनियर्स अच्छे नहीं है या हमारे जूनियर्स अच्छे नहीं है, हमारे कॉलीग्स अच्छे नहीं है या हमारे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है, तो हमारे लिए उस एक्सपीरियंस को बैड एक्सपीरियंस में बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। फिर हमारा मन उस ऑर्गेनाइजेशन से उठ जाएगा और हमारे को उसके लिए काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ देयर मेंबर एंड एग्जिस्ट ओनली इन द एक्सपीरियंस ऑफ दोज मेंबर्स, कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। कई लोग कहते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और कई लोग कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल बेकार यूनिवर्सिटी है, मत जाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी तो वैसे ही है, टीचर्स भी वैसे ही हैं, स्टूडेंट्स भी वैसे ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही है। आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके मन में किस तरीके से बैठी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कई बार अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव है, हर किसी इंसान के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से। सब्जेक्टिव प्लीज याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है और ये पेपर में आने की इसके चांसेस ज्यादा है। की फीचर क्या होते हैं सब्जेक्टिव मॉडल कंपाइल्ड बाय बुश इन 2003 आर एज फॉलोज। They focus on the belief and perception of the please note it down, this is a very important term. They focus on the belief and perception of the individual member of the organization rather than the institutional level or interest group. यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं काम करती है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नहीं काम करता है, यहाँ पर आपका खुद का एक्सपीरियंस किस तरीके का है वो काम करता है, ठीक है। जो फोकस है इंडिविजुअल के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड फॉर्मल मॉडल। एक
टॉप मैनेजमेंट का इंसान जिस भी तरीके की पॉलिसी बनाता है वो सारी बातें अलग है, लेकिन आपको उस पॉलिसी से कई बारी बेनिफिट होता है, कई बारी आपका नुकसान हो जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, उससे ये जो मॉडल है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी या स्कूल अच्छा या बुरा हो सकता है। Subjective models are concerned with the meaning placed on events by the people within the organization. The focus is on the individual interpretation of behavior rather than the situations and the actions themselves. ठीक है? Uh, the different meaning placed on the situation by the various participants are the products of the values, background and experience. यही सब जो मैं अभी बातें आपको बोल रही थी. So the interpretation of the event depends upon the belief held by the each member of the organization कि आपका क्या belief है, आपकी क्या value है, आप कौन से background से आते हैं या फिर आपका क्या experience है, ये सब डिफरेंट मीनिंग होते हैं हर किसी इंसान के लिए. Subjective model treat the structure as a product of human interaction rather than something that is fixed or predetermined. Of course ये कोई टेबल चेयर तो है नहीं कि बैठ करके आपको पता चलेगा हाँ ये कुर्सी अच्छी है या ये कुर्सी बेकार है. आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप जब वहां पर जाते हो कई बार लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं, कई बार लोग आपको नहीं मिलते हैं तो आपको गुस्सा आएगा, अगर आपका काम हो जाता है तो आपको फील गुड होगा. तो ऑफ कोर्स ये आपके एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करता है. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद द कैरेक्टर which are characteristic of the formal models are regarded as the fiction in that they cannot predict the behavior of the individuals. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक इंसान का बिहेवियर नहीं बताया जा सकता, इंडिविजुअल का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. or subjective approaches moves the emphasis away from the structure towards a consideration of the behavior and process. Individual behavior is thought to reflect the personal qualities and aspirations of the participant rather than the formal roles that they occupy. जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर रजिस्ट्रार की कुर्सी पर बैठा है तो वो हमेशा आपसे पोलाइटली बात करेगा या हमेशा आपसे रूडली बात करेगा या फिर आप अप्रोचेबल ही नहीं हो सकते, उनके इनअप्रोचेबल एटीट्यूड होगा, ऐसा नहीं है. वो उस कुर्सी पर कौन इंसान बैठ रहा है, उसका खुद का नेचर कैसा है, वो क्या पता. वो कई बारी होता है ना, हाँ आप लोग ये बात एक बहुत पहले से बोली जा रही है, आज टीचर बहुत गुस्सा कर रही है, मे बी अपने घर से लड़के आई होगी. वी यूजुअली से दिस लूज, वी पास ऑन दीज लूज कमेंट्स, राइट. तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखते हैं कि कोई इंसान टेंस्ड है या कोई इंसान गुस्से के अंदर है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसका उस दिन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए उसका मूड खराब है, इसीलिए वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव मॉडल है, इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल मॉडल का थोड़ा-सा यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो सकता है. Subjective approaches emphasize the significance of individual purposes and deny the existence of the organizational goal. जब हमारा इंडिविजुअल पर्पस को अगर हम एम्फसाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल का अप्रोच है वो किस भी तरीके से हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में बहुत बुरा कर रही है, लेकिन इंसान वो खुद ही इतना अच्छा है कि आपसे हमेशा ही आराम से बात करेगा, चाहे उनको जितना मर्जी गुस्सा आ रखा, मतलब चाहे उनके साथ में जितना मर्जी किसी और ने उनके ऊपर गुस्सा किया हो, लेकिन वो एकदम शांत दिमाग से जब अपने स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी पेरेंट्स को वो ट्रीट करते हैं, तो वो पता ही नहीं चलने देते कि उनके साथ में 2 मिनट पहले क्या हुआ था. ठीक है? तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आप किस तरीके से डील करते हैं दूसरे लोगों के साथ में. Here, you may establish an analogy between the theories of the organizational behavior and contingency with these subjective models. These models advocate adopting the philosophy of individual aims, implying thereby if any individual will grow, the institution in which he or she is working will grow as well. एक बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर समझने के लिए कि ये मॉडल इस चीज को एडवोकेट करता है जहां पर अगर मेरे हर एक इंसान की ग्रोथ होती है, वो उनके टैलेंट के अंदर इंक्रीज करते हैं, वो अपने स्किल्स को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, अलग अलग तरीके के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट लेते हैं, कुछ नई डिग्रीज या स्किल्स को एक्वायर करते हैं. तो अगर मेरा एक एसेट जो इंडिविजुअल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, अगर वो ग्रो करेगा तो 100% मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी साइड बाय साइड ग्रो करेगी ही करेगी. ठीक है.
तो ये था हमारा मॉडल। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है एम्बिग्विटी मॉडल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। जैसे नाम सजेस्ट करता है एम्बिग्विटी, इसका रूल भी वैसा ही होगा। बुश ने 2003 में ये कहा था कि एम्बिग्विटी मॉडल अज्यूम करता है टर्ब्यूलेंस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये दो नाम याद कर लीजिए, टर्ब्यूलेंस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ये डोमिनेंट फीचर होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। देयर इज नो क्लैरिटी ओवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। कोई इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाहती है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, तो वो कैसे उसको अचीव करेगा। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग इज फ्लूइड एज मेंबर ऑप्ट इन और आउट ऑफ द डिसीजन अपॉर्चुनिटीज। आप कई बारी पार्ट ही नहीं बनना चाहते डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी आप लेना ही नहीं चाहते हैं, तो फ्लूइड है मेंबर, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या 3 साल से ज्यादा काम ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एम्बिग्विटी है। पार्टिसिपेशन, एक जो हमारा इंडिविजुअल है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो कहता है कि भाई मेरी सैलरी आनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एम्बिग्विटी है, एक टर्बुलेंस है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस इंसान की नेचर के अंदर। ठीक है। फीचर क्या है मेन, देखते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, सही तरीके से लिखे ही नहीं गए हैं। मेनी इंस्टीट्यूशंस आर थॉट टू हैव इनकंसिस्टेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्टिव्स। उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही बड़े अजीब से होते हैं कि उनको अचीव करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। It may be argued that the aims become clear only through the behavior of the members of the organization। वो कहते हैं कि जो aims हैं वो कैसे clear होते हैं कि organization के जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तभी वो ज्यादा clear हो पाते हैं। अदरवाइज तो clear होने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से ही ठीक तरीके से अपने गोल डिफाइन नहीं करे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड और टिपिकल इन हैविंग नो क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया, उनको खुद को ही नहीं पता कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज टीचर्स वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर मच ऑफ their टाइम, they may experience little difficulty in pursuing their own interest. As a result, schools and colleges are thought to have no coherent patterns of aims. सिंपल सी बात है, टीचर्स अपना पढ़ा रही हैं, पढ़ा करके चली जाती हैं, कॉलेज को कोई मतलब ही नहीं है, बस जैसे चल रहा है राम भरोसे चली जा रहा है। Ambiguity models assume that organizations have a problematic technology in that their processes are not properly understood। वो कहते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा गोल क्या है। अरे भैया, तुमने खुद से ही ढंग से नहीं लिखा अपना गोल, सामने वाले को क्या समझ में आएगा। In education, it is not clear how students acquire knowledge and skills, so the process of teaching are clouded with doubt and uncertainty। ये एम्बिग्विटी मॉडल कहता है कि जो एजुकेशन है उसके अंदर क्लियर ही नहीं है कि भाई सामने वाला बच्चा जो है पढ़ने के लिए आ रहा है, इतने पैसे दे करके आ रहा है, वो किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करेगा, अपने स्किल्स को कैसे इनहांस करेगा और क्या प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग का, वो कुछ पता नहीं किसी को। सब अपना बस आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, और बेचारा बच्चा सुनता है, ठीक है, नहीं सुनता तो कैंटीन में बैठा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्विटी मॉडल है कि एक पॉइंट के बाद में बच्चा भी थक जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करूँ, तो बस वो अपने 3 साल या 4 साल जो भी है उसके निकालता है और सोचता है कि मैं मास्टर्स करूंगा या फिर आगे पढ़ूंगा तो ठीक है, नहीं पढ़ूंगा तो पापा का बिजनेस है ही है। ठीक है। तो ये एम्बिग्विटी मॉडल की वजह से लोगों की सोच इस तरीके की हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है एम्बिग्विटी थ्योरीज, थ्योरिस्ट एम्फसाइजेस दैट देयर इज अ फ्लूइड पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट खुद से भी इंटरेस्टेड नहीं है, कभी कोई आता है मैनेजमेंट के अंदर तो कभी कोई चला जाता है। In the words of Cohen and March in 1986, the participants in the organization vary among themselves in the amount of time and effort they devote to the organization. Individuals participant vary from one time to another. As a result, standard theories of power and choice seems to be inadequate. अरे कोई 1 साल के लिए आपको हेड करके चला गया, 2 साल के लिए हेड करके चला गया, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है। कम से कम अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है तो आपको अपने जो एसेट्स हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने मैनेजमेंट है,
उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कम से कम किसी एक इंसान का 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल तो मिनिमम 5 साल से स्टार्ट होता है, राइट? तो ये गोल्स को अचीव करने के लिए अगर कोई इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुकता ही नहीं है, तो एम्बिग्विटी तो आएगी ही आएगी। 1 साल 6 महीने कोई इंसान करके चला गया अपनी मेहनत, फिर उसको टेक ओवर करके इतना टाइम तो दूसरे को समझने में लग जाएगा, जितने में उसको कोई एक अच्छा ऑफर मिलता है और वो वहाँ से भी निकल लेता है। तो इसकी वजह से जो थ्योरीज ऑफ पावर एंड चॉइस है वो इनएडिक्वेट लगती है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेचारी ग्रो ही नहीं कर पाती कभी भी। A further source of ambiguity is provided by the signals emanating from the organization's environment. In the era of rapid change, schools may experience difficulties in interpreting the various messages being transmitted from the environment and in dealing with the conflicting signals. The uncertainty arising from the external content adds to the ambiguity of the decision making processes within the institution. वही सेम बात है, क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए स्कूल्स के अंदर भी एम्बिग्विटी आने के 100% चांसेस हैं. Ambiguity theorist emphasizes on the prevalence of the unplanned decision. The lack of agreed goals means that the decisions have no clear focus, problem solutions, and participants interact and choices of somehow emerge from the confusion. अ, ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, या एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जो एम्बिग्विटी थ्योरिस्ट ने बताई है. वो कहते हैं कि एक अनप्लान्ड डिसीजन है, डिसीजन ही अनप्लान्ड होता है, उनके कभी भी कॉन्सेंसस नहीं होते. यहाँ पे ये 4 लोगों को बिठा लेते हैं, अपनी बात बताते हैं, उन चारों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हाँ हाँ करके चले जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई फोकस नहीं है, कोई क्लियर फोकस नहीं है, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रह जाती है, सोल्यूशन ऊट पटांग से निकल के आते हैं, पार्टिसिपेंट्स अपने साथ में आपस में इंटरैक्ट करते हैं और चॉइसेस अपनी अपनी बता करके चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको करना कैसे है वो सब कंफ्यूजन के अंदर ही रह जाता है. एम्बिग्विटी मॉडल स्ट्रेस द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ये कहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके एडवांटेज को ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. Given the complexity and unpredictability of the organization, it is thought that many decisions should be devoted to the subunits and individual. कितनी अजीब बात है, सोचिए. यहाँ पे ये कहते हैं एम्बिग्विटी मॉडल के अंदर कि क्योंकि आपकी मैनेजमेंट तो बार बार चेंज हो रही है, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए पढ़ाने के लिए आई हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर लीजिए. आपको जैसा डिसीजन लेना है अपनी क्लास के लिए, प्रैक्टिकल पढ़ाना है प्रैक्टिकल पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ाना है थ्योरी पढ़ाओ, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो भी आपकी मर्जी है. तो ये कितनी गलत बात है यहाँ पर इन्होंने कही है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अगर वो पावर एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, या डिसीजन मेकिंग पावर एक टीचर को दे रखी है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है, तो उसके एडवांटेज का इन्होंने मिसयूज करा है, और कॉम्प्लेक्सिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इन्होंने अपना एक एडवांटेज बना करके डिसीजन मेकिंग पावर को दे दिया है, और उनके सब यूनिट और इंडिविजुअल्स के पास में पावर है कि आपका जैसा मन करे आप वैसा करें, कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी है. The educational system may be defined and described more judicially with the ambiguity models of education management, as they stress that there should be a segregation of problems of the system from the choices available for their solutions. It also promulgates that the decision making as a rational process for finding solutions to the problem should be replaced by a process of inter-analysis of the problems and solutions and the participants, out of which the decision should emerge eventually. यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक रैशनल तरीके से होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए. ऐसे ही फालतू में जिसका मन करे जो मन करे वो डिसीजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. आगे हमारा कहता है कल्चरल मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट. ये कल्चरल मॉडल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड कंपेयरिंग द मैनेजमेंट मॉडल्स, ये दोनों टॉपिक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे बहुत खुशी होती है
जैसे ही मैं देखती हूँ कि एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं किस तरीके से और कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊं। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, एंड आगे ये दोनों मॉड्यूल पढ़ने के लिए प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने कवर करे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एजुकेशन मैनेजमेंट, आप लोग प्लीज उस पे जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे।